नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सैल्यूट तिरंगा के कार्यक्रम सच आपके सामने में आपका पुनः स्वागत है। आज 19 फरवरी रात के 8 बजे हम फिर एक नए मेहमान के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि सच आपके सामने कार्यक्रम में समय समय पर एक नए मेहमान के साथ एक नई चर्चा आपके बीच लेके आता हूं और आज आपका परिचय करवाना चाहता हूं दिल्ली के एक लोकप्रिय चेहरा जो राजनीति से वास्ता रखते हैं और राजनीति के क्षेत्र में न जाने कितने कार्य किए, समाज सेवा के क्षेत्र में कितने कार्य किए, विधानसभा के चुनाव लड़े, निगम के चुनाव लड़े और खुशी इस बात की भी है कि वो सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं राव सतवीर जी का। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका सैल्यूट तिरंगा के इस कार्यक्रम में। हम सभी बीच बीच में सच आपके सामने कुछ कार्यक्रम को लेके आते हैं, उसी तरह आज हम इस बात की चर्चा लेके आपके सामने बैठे हैं, राजनीति 2024 की। मुद्दा हमारा ये है राव साहब, हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे कि 2024 अब बिल्कुल हमारे सामने में है। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी प्रारंभ कर दी, विपक्ष के लोगों ने भी एकजुट होने का, गुलबंद होने का अपना कार्यक्रम तैयार कर दिया। अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगह पर वो 2024 के लिए अपनी तैयारी में आ रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, देशवासियों के सामने बहुत सारी नई परिस्थितियां भी है। लेकिन भारत एक नए भारत के इंतजार में, एक नए सुबह के इंतजार में पुनः 5 साल के लिए एक नई सरकार की चुनाव करना चाह रहे हैं और उसके लिए भारत की जनता भी तैयार हो रही है। तो आइए सुनते हैं राव सतवीर साहब से, उनका क्या यहाँ पर अपना मन में क्या बात चलता है, कैसे वो क्या देख रहे हैं 2024, ऊंट किस करवट बैठेगी, भारतीय जनता पार्टी मोदी के सहारे आगे बढ़ रही है, वहीं पर विपक्ष में अभी नेता का कोई नाम सामने नहीं आ रहा है। तो राव साहब, आपको क्या लगता है 2024 किस दिशा में अग्रसर है? सबसे पहले राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सैल्यूट तिरंगा की जो टीम है, पूरे देश में जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है, तो 2024 के चुनाव का मिजाज भारत की जो जनता है, भारत का जो वोटर है, जो विशेष तौर पे युवा जो वोटर है, वो अपना मन बना चुका है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उनका अपना मन है। क्योंकि हम लोग फील्ड पे रहते हैं, हम सभी स्टेटों में जाते रहते हैं, सभी प्रदेशों में घूमते रहते हैं। विशेष तौर पे युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग को ये समझ में आ गया कि आज़ादी के 75 साल के बाद में जो है, आज़ादी के जो 75वां साल अभी चल रहे हैं, जितनी भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पहले रही, उन सरकारों ने माइक्रो काम किया है। मैं दोबारा अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि उन सभी सरकारों ने माइक्रो काम किया है। 93 में जब हमारे स्वर्गीय वाजपेयी साहब की जो सरकार आई थी, उस टाइम पे थोड़ा सा काम करने का मौका मिला था, लेकिन उस हमारे टीनियोर में समय कम था वाजपेयी साहब के पास में। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार जो काम कर रही है, वो सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो सब जमीन पे हैं। जो देश सुई भी अपनी नहीं बनाता था, आज वो जहाज बनाने का सफर उसने भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में ही किया है। तो देश का युवा समझ गया है कि आने वाला समय मोदी जी का ही है और जो विश्व शक्ति के रूप में पूरी दुनिया की नजरें भारत पे टिकी हुई हैं। आप देखेंगे 2024 के चुनाव के बाद में 2019 का जो सूर्य उगेगा, वो विश्व शक्ति के रूप में भारत अपनी पहचान बनाएगा। राव साहब, आपने अपना विचार रखा है और आपने युवाओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन जब हम बात करते हैं राहुल गांधी की, जब हम बात करते हैं ममता बनर्जी की, जब हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो वो बोलते हैं कि युवाओं के लिए मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन धरातल पे बात कुछ और है। और ये तीनों लोग जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये अपने अपने जगह पे ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेके कश्मीर से कन्याकुमारी, उल्टा वो चले, लोग कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं, वो कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर आए और उन्होंने आपने देखा लाल चौक पे झंडा भी फहराया।
अभी बजट पास हुआ तो उन्होंने बजट में पूरे देश के अंदर इसका समर्थन मिला कि आज इतना बेहतरीन बजट आया, उसका भी उन्होंने विरोध किया। आज पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आपने ये बात किया कि मोदी सरकार ने पूरे ही भारत के अंदर जो सुई नहीं बनाती थी आज हवाई जहाज बना रहे हैं, तो युवाओं का अट्रैक्शन, ये जो विरोधी दल है जो बार बार इस चीज को उठाते रहते हैं, आप कैसे एनालिसिस करते हैं कि युवाओं का पूरा कन्वर्सन जो है वो भाजपा की तरफ होगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय राजनीति का जो समुंदर है, जैसे समुंदर में बहुत तूफान आएगा, समुंदर हिलेगा तो जो कचरा है वो किनारे पे आ जाता है। ऐसे ही जो भारतीय राजनीति का जो समुंदर है, जब उसमें मोदी जी ने जो उथल पुथल की है, उससे सारा जो कचरा है, जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, वो सब इकट्ठी हो गई हैं। दूसरी बात यह कि जितने भी युवा हैं, उन युवाओं को अपना जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत उज्जवल नजर आ रहा है कि जो व्यक्ति 20,000 रुपये में काम करता था, आज वो 1 लाख रुपये में काम कर रहा है। और रहा विपक्षियों के विरोध करने की बात, तो विपक्षियों का काम है विरोध करना। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी के अंदर तो कोई ऐसे गुण ही नहीं है कि वो राजनीति में फिट बैठ सकें। आप उनकी जितनी भी पॉलिटिकल स्पीच देखेंगे, आप एक निम्न स्तर का व्यक्ति भी समझ जाएगा कि उनकी जो स्पीचेस हैं वो किसी सुलझे हुए राजनेता की तो है ही नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की पारिवारिक पार्टी है, और जब पारिवारिक पार्टी जब तक उस परिवार से बाहर नहीं निकलेगी कांग्रेस, तब तक उसका उद्धार होना बड़ा मुश्किल है और नामुमकिन है। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत अच्छा आपने अपना जो वक्तव्य दिया है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। अभी आपने मोदी सरकार की तारीफ इसलिए किया क्योंकि वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चीज़ दिख भी रहा है। आज भारत की तुलना अगर हम पड़ोसी देशों से करते हैं तो पाकिस्तान में महंगाई चरम सीमा पे है। श्रीलंका में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, तख्ता पलट हो गया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश की भी हालत लगभग वही है। बांग्लादेश थोड़ी सी सुधरी हुई स्थिति में है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो ये 8 साल के अंदर एक भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जनता आपसे जानना चाहती है कि आज भारत में गैस सिलेंडर अगर 990 रुपया है तो पाकिस्तान में 10,000 का है। आज यहाँ पर दूध 50 से 55 रुपया एवरेज चल रहा है, चाहे वो अमूल का ब्रांड ले या मदर डेयरी का ले या कोई भी ले, लेकिन वही दूध 400 लीटर पाकिस्तान में मिल रहा है। श्रीलंका में भी महंगाई चरम सीमा पे है, अफगानिस्तान की भी स्थिति वही है, और चाइना में भी महंगाई आज के दिन में बहुत ज्यादा है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया है, किस वजह से ये महंगाई कंट्रोल है, ये भी जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, मोदी जी ने जो प्लान किया है, जो उनके अर्थशास्त्री जो लोग बैठे हैं, उनको ये पता है कि हमारे देश की जनता का मिजाज क्या है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो भी युवा है या जो भी परिवार का जो मुखिया है, वो अपनी इनकम तो चाहता है 2 लाख रुपए, लेकिन उसको दूध चाहिए 50 रुपये लीटर, जो कि संभव नहीं है आज की तारीख में। ये मोदी जी का जो डिज़ाइन है, उसी की वजह से हम लोग इन सभी महंगाई को कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन उस सब के बाद भी आज जो महंगाई है और देशों को देखते हुए हमारे यहाँ पे बिल्कुल निम्न स्तर पे है, बिल्कुल कम से कम महंगाई है। हम दुनिया के किसी भी देश में जाए, वर्ल्ड में कहीं भी जाए, वहाँ की महंगाई को देखते हुए भारत का 140 करोड़ का देश आज जो है 60 रुपये लीटर में दूध मिल रहा है, तो आप इसकी तुलना कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तान में बात की है, तो मेरा व्यक्तिगत अपना जीवन ये रहा कि मैं पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें पाकिस्तान में या अन्य जितने भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने पूरी दुनिया में सिवाय अशांति के फैलाने के और कोई कार्य नहीं किया है। तो मेरा अपने व्यक्तिगत विचार है कि मैं पाकिस्तान की किसी भी बात के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। मेरा अपना जीवन है, और जहाँ तक हमारे देश में रह रहे समुदाय के लोगों की बात है, तो वो लोग भी जब तक कहीं ना कहीं अशांति फैलाते रहते हैं, तो उन लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भाईचारे वाली बात है, उस भाईचारे वाले वो जो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, उस एजेंडे से बाहर निकलकर देश के विकास में और देश की प्रगति में उनको अपनी हिस्सेदारी करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। राव साहब, बहुत अच्छा आपने, चलिए ठीक है, आपने अपना व्यक्तिगत बात रखी है कि आप किसी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते और खास करके पाकिस्तान, करना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि उसने हम लोगों को सिवाय दर्द देने का और कुछ किया भी नहीं है। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं और किसानों के साथ आपका बहुत अच्छा लगाव है। अभी आपने देखा था पिछले 2-3 साल में किसानों को लेके बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन अब सब कुछ सुलझा हुआ स्थिति में दिख रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है, किसान भी सेटिस्फाइड हैं और किसान की जो आमदनी की बात है उसके ऊपर भी भारत सरकार निरंतर कुछ ना कुछ करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 रुपये का किस्त भी सालाना बनाया है, हर 4 महीने में 2-2 हज़ार उनके अकाउंट में भी जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, अभी मैं किसानों से बात भी कर रहा था, उनका भी रुझान भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी जी की तरफ है। आपको क्या लगता है कि किसान जो बहुत बड़ी आबादी है वो इस बार के चुनाव में कितना महत्वपूर्ण होगा? जहाँ तक किसानों की बात है तो जो किसानों को जो भी लीडर भड़का रहे थे वो उनका व्यक्तिगत अपनी तकलीफ थी मोदी जी से। उनको देश की प्रगति में उनकी अपनी व्यक्तिगत तकलीफ थी, वो कहीं भी देश के विकास को होते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसकी आड़ में उन लोगों ने किसानों में अफवाह फैलाकर किसानों को झूठी बात कहकर उन लोगों को भड़काया। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा इसमें, क्योंकि मैं खुद पंजाब में मेरी ज़मीन है और पंजाब में जो हम लोगों की ज़मीन में वहाँ खेती करता है, उन्होंने मुझे बताया था कि जी यहाँ पे जो आड़तीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी ज़मीन को हड़प लेगी, आपकी ज़मीन पे कब्जा ले लेगी, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेगी। मैंने उससे 2-3 बातें की, तो इस तरह की अफवाहों से ही पंजाब का किसान विचलित होकर आंदोलन पे आया था। दूसरा ये कि आपने पहले भी बहुत सारे हमारे जो चैनल मीडिया के जो मित्र हैं उन लोगों ने इस बात को एक्सपोज भी किया था। उन्होंने बताया था कि कुछ किसानों को तो ये पता ही नहीं था कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं। दूसरी बात, जहाँ पे पंजाब के सिख समुदाय की बात है तो मैं ये मानूंगा कि देश के विकास में सिख समुदाय से ज़्यादा सहयोग बहुत कम दूसरे लोगों का रहा है। पहले वर्तमान में भी, आज के टाइम में और पहले भी बड़ा कम उन लोगों का सहयोग रहा है। लेकिन सिख समुदाय अगर आज पूरी एकमत होकर पूरी मेहनत से देश के विकास में काम करेगा तो मैं ये मानता हूँ कि देश को विश्व शक्ति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। राव साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ और लोगों को पसंद भी आ रहा होगा आपकी बात। मैं एक चीज को लेके थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा महसूस हो रहा है, देश का वातावरण ऐसा लगता है। लेकिन वहीं पर जब राज्य के चुनाव होते हैं, अभी भी कई सारे राज्यों में चुनाव होने हैं, आप देखिए अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी नॉर्थ ईस्ट में कई सारे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तो राज्य के चुनाव में थोड़ा नतीजा उलटफेर जो आ रहा है और केंद्र का जो चुनाव हो रहा है वो एक तरफा जा रहा है। पहली बार 281 सीट लेके आए, दूसरे 2019 में मोदी सरकार 303 सीट लेके आए। तो ये राज्य का और केंद्र के सरकार जो चुनाव है उसमें डिफरेंसेस के मुख्य विषय क्या है? देखिए, हमारे यहाँ का जो युवा है ना, हमारे यहाँ का जो निवासी है, भारत का जो नागरिक है, अफवाहों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। अच्छा। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो घोषणाएं करती है चुनाव से पहले, उन बातों पे बहुत सारा विश्वास करके वो वोट डालता है। मैं आज तमाम पार्टियों को एक चुनौती दूंगा कि जितनी भी पार्टियों ने, भाजपा को छोड़ के जितनी भी पार्टियों ने अब चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं की, उनमें से अगर आधी भी पूरी की हो तो आपके इस स्टूडियो में आके वो चीज़ बताएं इसको। दूसरी बात क्या है कि हम चुनाव से पहले जो पार्टियां घोषणा करती है उसको कोई भी आदमी ये चैलेंज करने की स्थिति में नहीं होता कि ये नहीं करेंगे। जैसे केजरीवाल, दिल्ली का जो बेड़ा गर्क केजरीवाल ने कर दिया, फ्री का झांसा देके वो दिल्ली के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है। आप ये देखिए कि दिल्ली का जो आम जन है वो कितना परेशान है। आज बिजली, पानी और बिजली फ्री का एजेंडा लेके वो लोग सत्ता में आए थे। पंजाब में भी उन लोगों ने बहुत सारे झूठे वादे किए। मेरा ये कहना है कि देश के युवाओं को, देश के युवा वर्ग को और देश के बुद्धिजीवी लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी और ये बात समझनी भी पड़ेगी कि जो भी पार्टियां फ्री का झांसा देती हैं, जो प्रलोभन वाली राजनीति कर रहे हैं, उनकी हकीकत जान के वो वोट डालें तो देश और ज़्यादा प्रगति करेगा। क्योंकि झूठे लोग एक बार तो सत्ता में आ जाते हैं लेकिन वो प्रदेश का और देश का नुकसान बहुत करते हैं। ये सभी युवाओं को समझनी पड़ेगी। राव साहब, यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज किया कि केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। केजरीवाल तीसरी बार चुनाव जीता है, पहली बार उसको 28 सीट आई,
दूसरे बार 67 सीट लेके आए और तीसरे बार 63 सीट लेके आए। प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा की सीटें हैं। तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल का सब्स्टिट्यूट कैसे तैयार होगा, या आपके पास क्या ऐसा उपाय है, या मेरे को आप बताइए कि इसके सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हो। क्योंकि दिल्ली का जब बेड़ा गर्क कर दिया, आज उसको हर दिन उसकी कंप्लेंट रहती है एलजी के साथ, हर दिन वो मोदी सरकार को गालियां देती रहती है। दिल्ली में जो वो मुद्दा लेके आया कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, हांगकांग बना देंगे, दिल्ली में सब कुछ कर देंगे, आज रास्ते रोड सारे खराब हैं, आज पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदी पानी पीने के लिए मजबूर है लोग। लेकिन बावजूद जब चुनाव होता है तो ये फ्री के कॉन्सेप्ट पे वो चुनाव में वोट लेके चले जाते हैं। तो इसके ऊपर कोई क्या ठोस रोड मैप तैयार है क्या? आप भी एक बड़े नेता हैं, आप भी विधानसभा का चुनाव लड़े, दिल्ली से आप आते हैं, मटियाला विधानसभा से आप आ रहे हैं और आप एक लोकप्रिय बहुत चर्चित लोग हैं। तो क्या कुछ रोड मैप है कि इसके विरोध में क्या ऐसी तैयारी की जाए जो जनता में इसको एक्सपोज करने का काम किया जाए? देखिए, दिल्ली में लगभग 70% वोट जो स्लम का है, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं। जो भारतीय सरकार का जो मापदंड है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इस बात को उससे ना जोड़ा जाए। जो 70% जो वोटर है वो रोज दिहाड़ी मजदूरी काम करने वाला वोटर है। उस वोटर को जब केजरीवाल कोई सपने दिखाता है तो उसमें उनकी संख्या सपना देखने वालों की ज़्यादा होती है। दूसरी बात, केजरीवाल की एक 2 शब्दों की राजनीति है। वो टारगेट करता है पार्टी के मुखिया को, वो टारगेट करता है दिल्ली के जो मुखिया हैं, चीफ सेक्रेटरी को, एलजी साहब को। जब उन्होंने यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में जो आंदोलन किया था उसमें उन्होंने टारगेट किया था राष्ट्रीय नेताओं को। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय नेताओं को, शीला दीक्षित। तो वो जो नीचे के जो लोग हैं उन लोगों को टारगेट ना करके, और देखिए हमारे देश का एक मिजाज है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से लड़ता है, किसी बड़े व्यक्ति की खिलाफत करता है, तो लोग ज्यादा उस बात को महत्व देते हैं, उसको नोट करते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा पावरफुल है, क्योंकि उसको अपनी पावर दिखाने का मौका उसको मिला नहीं होता। अभी केजरीवाल साहब के बारे में दिल्ली के लगभग जो उसके खुद के वोटर हैं वो भी समझ चुके हैं कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करता है। अभी यमुना वाला जो एक विषय चला हुआ है, आप देखिए कि रावता, मटियाला विधानसभा के रावता गांव, उसके आसपास की 60 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है किसानों की, जो उपजाऊ जमीन है, वो सीवरेज और नालों के पानी से भरी हुई है। जो कचरा युक्त जहरीला पानी होता है उससे भरी हुई, पिछले 20 साल से भरी हुई। और इन केजरीवाल साहब की सरकार कोर्ट में एफिडेविट देती है कि वहां पे किसानों की जमीन नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट लैंड है 90%। अच्छा। जो जमीन वहां पे 90% जमीन गवर्नमेंट की है, तो 10% जो है वो किसानों की है। जबकि है इसका उल्टा, 90% किसानों की उपजाऊ जमीन है, जो कि केजरीवाल की गलत नीतियों की वजह से वो सीवरेज का पानी वहां पे भरा हुआ है। अच्छा। हरियाणा का, गुड़गांव का सीवरेज का पानी और दिल्ली का सीवरेज का पानी, दिल्ली का पंप करके सीवरेज का पानी उस नजफगढ़ वाली ड्रेन में, जो साबी नदी है, उसमें डाला जाता है। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस विषय बहुत गंभीर विषय है, इस पे थोड़ा सा जो भी संबंधित विभाग या मंत्रालय हैं, उनके अधिकारी और उनके मंत्रीगण इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये समस्या एक दिन की नहीं है। वहां पे कैंसर जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है और 20 साल पुरानी समस्या है। तो केजरीवाल साहब के खिलाफ में न्यायपालिका को सख्त और कठोर कदम उठाने होंगे, तब जो यहाँ का वोटर है और यहाँ का जो दिल्ली का जो निवासी है उसका जीवन आगे ठीक से चल पाएगा। अन्यथा केजरीवाल सरकार की जो नीतियां और जो इनकी प्रलोभन वाली जो राजनीति है वो दिल्ली का और ज्यादा बेड़ा गर्क करने वाली है। जी राव साहब, बहुत आपके साथ बात करने में बहुत सारे मुद्दे स्पष्ट हुए। लोगों को, हम जनता को जो आपके सामने टॉक शो लेके आ रहे हैं सैल्यूट तिरंगा का, उसके माध्यम से आपने बड़ी जमीनी हकीकत को सामने रखा है। चलिए हम बातचीत को अब अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। एक बहुत ही आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवाद के ऊपर काम कर रही है, हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, तिरंगा यात्रा, शहीदों का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, अन्य कई सारे कार्य को लेके बढ़ रहे हैं और आज आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली में संगठन को स्थापित करना और राष्ट्रवाद के लिए कार्य करना, इसके ऊपर आपकी क्या सोच है, कैसे लेके बढ़ेंगे, ये भी सैल्यूट तिरंगा के भी लोग जानना चाहते हैं और देश के भी लोग जानना चाहते हैं। राजेश जी, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक सपना है, मैं तमाम सैल्यूट तिरंगा के जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे
सदस्य हैं, हमारे जिसमें पदाधिकारी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक सपना है कि जो आज का जो अखंड भारत है, मैं पहले के अखंड भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज का अखंड भारत है उसकी तमाम सीमाओं पे, सभी 10 सीमाओं पे सैल्यूट तिरंगा की तरफ से देश के सबसे बड़े तिरंगों की स्थापना हो। वह एक उनसे भी बड़े तिरंगे की स्थापना दिल्ली में हो और देश का हर बच्चा जो 5 साल का होता है, क्योंकि आजकल जो नए बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे बहुत जल्दी कैच करते हैं बातों को, वो हर बच्चे तक हमारी सैल्यूट तिरंगा की जो एक मुहिम है वो उन तक पहुंच पाए और देश का हर नागरिक भारतीय तिरंगे के महत्व को, भारत की आज़ादी को और स्वतंत्र जीवन को किस तरह से जिया जाए, देश किस तरह से विकास करे, आज के अखंड भारत की तमाम सीमाएं जो हैं उनका जो सुरक्षा चक्कर मोदी जी 5 लेवल सुरक्षा चक्कर जो तैयार कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सैल्यूट तिरंगा की मुहिम में शामिल होके वो सब लोग भारत की उन्नति में और प्रगति में सहयोगी बने। ऐसा मेरा तमाम देशवासियों से और सैल्यूट तिरंगा की जो टीम है उन सभी से निवेदन भी है कि आप आइए और सैल्यूट तिरंगा से जुड़िए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और तमाम टीम का जो सपना है, जो भारत के उज्जवल और विश्व शक्ति बनाने का जो सपना है हम लोगों ने जो देखा है, उसको सार्थक करें, उसको बनाने में सहयोगी बने, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद राव सतवीर साहब। अभी आप राव सतवीर साहब को सुन रहे थे टॉक शो में सच आपके सामने में कई सारे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बेबाकी से अपना जवाब दे रहे थे। राव सतवीर साहब दिल्ली से आते हैं, देश भर में इनकी अपनी एक पहचान है, दिल्ली के एक लोकप्रिय नेता हैं। अभी आप सुन रहे थे, अगले हफ्ते फिर हम एक नए मेहमान के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे, राष्ट्रवाद के ऊपर भी और कई सारे विशेष मुद्दों को लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बस आपसे मेरी यही निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपना ध्यान रखें। फिर अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपके साथ मैं राजेश झा उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।